जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे यूपीएससी सीएससी हो या फिर सीडीएस एनडीए, जो भी एग्जाम होते हैं जो यूपीएससी करवाता है, उन सारे एग्जाम के क्वेश्चन प्लस उसके ऑप्शन के एनालिसिस को देखते हैं, जिससे कि बहुत सारे एग्जाम से क्वेश्चन उठा के यूपीएससी सीएससी में बन जाता है। देखो अभी हाल फिलहाल में 2025 का एग्जाम हुआ है, और जो बच्चे पुराने इस चैनल से जुड़े हो उसको पता है कि कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और जो बच्चे नए हो, देखो ये सारे क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ से शुरू करो, आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है, देखते जाओ। सिर्फ ये 1997 में पूना पैक्ट का, और ये 2025 में पूछ लिया था। यहाँ पे देखो सीडीएस 2024, ये 2025 में पूछा है। ये असहयोग आंदोलन था, यहाँ पे असहयोग आंदोलन था। यहाँ पे अगर देखोगे 2016 का है, स्टेटमेंट और सहयोग आंदोलन से बना दिया। तो आप लोग यहाँ से क्या देख रहे हो, क्वेश्चन कितने ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। यहाँ तो ये एज इट इज उठा के टर्म ही रख दिया 2016 से 2025 में। तो ये चीज़ देख रहे हो पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट के पीछे कोई मत भागो, पीवाईक्यू करो, ठीक है। तो अभी ईयर वाइज करवा रहे हैं, तो 2024 का कंप्लीट हो रखा है, और अभी करवा रहे हैं 2023 का। तो 2023 जैसे कंप्लीट होगा तो फिर सीडीएस का करवा देंगे, सीडीएस कोई एक दो पेपर करवा देंगे, फिर सीएससी पे आएंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो रखा था, तो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। और क्वेश्चन 11 से शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना, जो भी बच्चे हिंदी लिटरेचर लिए हो ऑप्शनल में, जिसका भी हिंदी लिटरेचर है, उसके लिए एक बैच लाया हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बैच है, जिसको मैं खुद ही पढ़ाऊँगा। पूरा बैच कंप्लीट होगा, ये 23 तारीख से शुरू है, और इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। प्लस पीवाईक्यू अभी जो 2025 में एग्जाम होगा, 2025 में उन सारे एग्जाम का पीवाईक्यू भी कवर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उत्तर लेखन, एक शानदार उत्तर कैसे लिखोगे इसमें ये भी बता देंगे। उसके बाद वीकली डाउट सेशन, आपने अगर मान लो 1 से लेके 6 दिन तक कुछ भी पढ़ा है, लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक कुछ भी पढ़ा है, अगर कुछ नहीं समझ में आया, एक सिंगल पॉइंट भी नहीं समझ में आया, तो वीकली डाउट सेशन में आप इसको सोल्व कर सकते हो। एज इट इज आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर जो भी डाउट है, या फिर मैं अगर कुछ पूछूंगा तो आप बता देना। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो ये पीडीएफ भी मिल रहा है, ठीक, विथ हैंड डायग्राम, वो सब कुछ बना के मिल रहा है, और प्राइवेट ग्रुप मिलेगा जिसमें आप आंसर राइटिंग करोगे। उसके बाद ये बैच दोनों मीडियम में रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल है। और एक्टिव रिवीजन हर क्लास के बाद मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी चीज़ पढ़ाई हुआ है उसका एक बार एक्टिव रिवीजन करा दूं, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और इस बैच का फ़ी देखो कितना है, 3000 रुपये। और 3000 रुपये में कोई भी पूरा भी मार्केट में ऑप्शनल नहीं पढ़ा रहे हैं। आप एक बार नहीं तो चेक कर लेना कोई भी, और ये सब फैसिलिटी दे भी नहीं रहे कि आप वीकली डाउट सेशन पूछो, या फिर उत्तर लेखन होगा तो उसका कॉपी चेक किया जाएगा, ये सब नहीं दिया जाता है। और मैं ये पहली वो कर रखा हूँ कि जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, तो 3000 रुपये में जितने भी बच्चे पूछते हो, रिकॉर्डेड रहेगा या लाइव रहेगा, बेटा 3000 रुपये में सर्वर कॉस्ट नहीं लगता है। अगर 3000 रुपये से ज़्यादा मैं फीस रख दूँ, अगर 3000 से ज़्यादा फ़ी करूँगा तो फिर सर्वर कॉस्ट वगैरह लग जाएंगे। तो अभी कम ही पैसे हैं, तो इसी में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पढ़ाई करो, रिकॉर्डेड रहे या लाइव रहे, आपको पढ़ने से काम है। और जो भी डाउट आएगा, तो डाउट के लिए तो यहाँ पे सेशन है वीकली, उसमें पूछ लोगे, ठीक है। तो जिसको भी एडमिशन लेना है जल्दी जल्दी एडमिशन ले लो। बैच शुरू हो रहा है 23 तारीख से, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, तो जिसको भी जुड़ना होगा यहाँ पे पूछ लेना, ठीक। चलो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहाँ था, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को पहले वीडियो पॉज करो और पढ़ो क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये क्या बोल रहा है, भारत के पास यूरेनियम निक्षेप डिपॉजिट होने के बावजूद अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। अब देखो यहाँ पे अगर इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम भी, जो इंग्लिश मीडियम से बोलते हो, इंग्लिश मीडियम का भी वो पढ़ दिया करो, बता दिया करो। देखो इंग्लिश मीडियम का मैं पढ़ दूंगा यहाँ पे, ठीक है, मैं पढ़ दूंगा, लेकिन नोट जो बनाऊंगा ना बेटा, नोट जितने भी रहेंगे वो हिंदी में लिख दूंगा। क्योंकि अगर इंग्लिश हिंदी दोनों लिखूंगा तो आप खुद समझो, एक बगल इंग्लिश लिख रहा हूँ, हिंदी लिख रहा हूँ, तो कितने ज़्यादा टाइम लगेंगे और कितने ज़्यादा स्पेस लगेंगे। इसलिए मैं कोई एक ही लैंग्वेज लिखूंगा ना, तो मैं हिंदी लिख देता हूँ, तो आप लोग इंग्लिश लिख लिया करो। बाकी मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा इंग्लिश हिंदी दोनों में। देखो ये बोल रहा है ना, भारत के पास अपने यूरेनियम निक्षेप डिपॉजिट होने के बावजूद अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। देखो अगर यहाँ पे देखोगे ना, यूरेनियम के बारे में पूछ रहा है, और यूरेनियम के रिलेटेड कुछ तथ्य तो यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। अगर कुछ तथ्य देखोगे, और यहाँ यही बोल रहा है, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम, और यहाँ पे लिख लो, जो इंग्लिश मीडियम वाले हो वो खुद से लिखो, हिंदी मीडियम वाले के लिए मैं लिख रहा हूँ, और मैं बोल दूंगा इंग्लिश में, तो आप लोग लिख लेना। देखो भारत में यूरेनियम का ना प्रचुर भंडार तो है, ठीक है, भंडार है, लेकिन समृद्ध नहीं है। भारत में यूरेनियम का क्या है, भंडार है,
ऐसा नहीं है कि यूरेनियम भारत में मिलता ही नहीं है, यूरेनियम भारत में मिलता है, भंडार है, लेकिन यूरेनियम बिजली उत्पादन के लिए समृद्ध नहीं है। ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि भारत में कहीं भी यूरेनियम है ही नहीं, ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दे कि यूरेनियम भारत में नहीं पाया जाता है, तो गलत हो जाएगा। भारत में यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है, फिर से सुनो, भारत में यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन भारत में जो यूरेनियम पाया जाता है ना वो बिजली बनाने के लिए समृद्ध नहीं है, ठीक है। भारत में पाए जाने वाले यूरेनियम बिजली नहीं बन सकता इससे, ठीक है। ध्यान रखना कि इससे क्या नहीं कर सकते हो, आप बिजली नहीं बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। अब देखो, अगर यहाँ पे ये चीज़ देखोगे ना, ये क्या बोल रहा है ये कथन, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप डिपोजिट होने के बावजूद अधिकांश विद्युत उत्पादन कोयले पर निर्भर है। अब एक बात बताओ, जब भारत में जो यूरेनियम है उससे जब बिजली नहीं बनेगा, और आपको अभी पता होगा कि जितने भी कोयले झारखंड से जैसे आते हैं, झारखंड से कोल फैक्ट्री जहाँ से, तो वहाँ से जो कोयले आते हैं उसी से हमारा क्या होता है, बिजली बनता है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अब ये क्या बोल रहा है कि विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60%, ये देखो 60% तक समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक है। इंडेचमेंट वाला वो बोल रहा है कि इंडिस्ड यूरेनियम होनी चाहिए कितने परसेंट तक, 60% तक। अब देखो, अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे यहाँ पे कि ये जो बोल रहा है ना 60%, ये 60% जो यूरेनियम का प्रयोग होता है ये बम बनाने के लिए होता है। बम बनाने, परमाणु बम का नाम जो सुने हो, बम बनाने में इसका प्रयोग होता है। 60% यूरेनियम, इससे ज़्यादा लेके जाते हैं, 90% 99% तक कर देता है जब प्योरीफाई, तब इससे क्या बनता है, बम बनता है। लेकिन ये बोल रहा है विद्युत उत्पादन के लिए, तो विद्युत प्रोडक्शन के लिए ना आप समझ लो 2.5 से लेके 5% तक इनरिच्ड यूरेनियम होगा, उसी से क्या बनता है, बिजली, इससे बनता है बिजली। और ये जो 60% दे रखा है, 60% से क्या बनता है, बम, ठीक है, परमाणु बम हो गया या फिर और जो भी बम है वो सब बनते हैं इससे। तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, और ये कथन आपका राइट है। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर, कथन एक, यहाँ पे देखोगे ये पूछ रहा है, ये कथन एक और कथन दो दोनों सही है, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा, कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है, सी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ठीक। ये बोल रहा है शिशु धानी स्तनी, मार्सुपियल्स पहले जान लो है क्या, ये जो मार्सुपियल्स वर्ड आ रहा है, तो ये एक स्तनधारी है, ये है क्या, ये स्तनधारी जीव है, स्तनधारी जीव है, बराबर। और अगर देखोगे ना तो ये कंगारू टाइप जो होते हैं ना, कंगारू स्तनधारी जीव तो ये है, और पॉकेट में ऐसे उसके बच्चे रहते हैं, कंगारू के ऐसे मान लो जैसे 2 पैर हैं, 2 पैर इधर है, तो यहाँ पे ना इसके बच्चे रहते हैं पॉकेट में, तो उसी को क्या बोलते हैं, मार्सुपियल्स। और ये अधिकतर कहाँ पाया जाता है, आप देखे होंगे कि भारत में कंगारू वगैरह इतना नहीं मिलता है देखने के लिए, वही बोल रहा है कि मार्सुपियल्स प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं, ठीक है, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, तो ये कथन क्या है, राइट है, ठीक। अब अगर देखोगे ये बोल रहा है सॉरी, मार्सुपियल्स केवल, इस वाले वर्ड पे ना ध्यान देना, ये कभी कभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से गलत करा सकता है। ये बोल रहा है मार्सुपियल्स केवल परभक्षी रहित, ठीक है, परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्तनों में पनप सकते हैं। अब ये बोल रहा है केवल यहीं पे पनप सकते हैं और दूसरा कहीं पे नहीं पनप सकते हैं, तो ये कथन क्या है, ये गलत है, क्योंकि ये जो है ना मार्सुपियल्स जिसके बारे में ये बोल रहा है शिशुधानी स्तनी, ये जंगल में ना, ये जैसे जंगल होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया 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 के जंगल में कहीं भी पनप सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये घास के स्थल में ही ऐसा कुछ होगा। तो ये कथन क्या रहेगा आपका, गलत होगा, ये हो जाएगा राइट। व्हाट इज़ द राइट आंसर, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज देखो मेरी तबीयत में थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ ऐसा कुछ लग रहा होगा, और बीच बीच में ना खांसी या फिर ऐसा हिचकी टाइप का आ जाता है, इसके लिए सॉरी फॉर डैट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है संक्रामक जीव जाति, अगर यहाँ इंग्लिश में पढ़ोगे तो इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डेटाबेस बिलोंग्स टू विच ऑन द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ ऐसा दे रखा है नाम, ये बोल रहा है कोई संगठन होगा जो कि न्यूज में होगा, ठीक है, और ये इन्वेसिव स्पीसीज से रिलेटेड है जो कि संक्रामक। अब देखो ये संक्रामक ना, अगर हिंदी वाले बच्चे हो
तो हिंदी में फंस जाओगे। ये संक्रामक, जैसे आपको पता होगा कि ये बीमारी उमारी से संबंधित है, लेकिन ये अगर इंग्लिश पे थोड़ा सा देख लोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको एक जानवर पीटने लगेगा, तो थोड़ा सा इंग्लिश भी देख लिया करो बीच बीच में जहाँ पे नहीं समझ में आए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है, और यहाँ पे ना ये चार ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो देखेंगे, बाकी इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक बार पढ़ भी लेंगे, ठीक है। तो आराम से सारे बच्चे नोट डाउन करते रहो। जस्ट वेट, इसको रेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, पहला ऑर्गेनाइजेशन कौन है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अच्छा, ये बोल रहा है IUCN के बारे में। अच्छा, यहाँ पे देखोगे IUCN, ये अगर देखोगे ना IUCN है क्या, इसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। अगर लिख दूं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, प्राकृतिक संरक्षण संघ, ठीक है। ये IUCN का फुल फॉर्म है। अब ये अगर देखोगे ना कि इसका काम क्या क्या है, सबसे पहले देखो इसका स्थापना कब हुआ, ठीक है। अगर इसका स्थापना देखोगे, ये हालांकि वर्ष याद रखना उतना कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि ये जो एक लिस्ट पब्लिश करता है, ठीक है, इसका लिस्ट का नाम है रेड डाटा लिस्ट, ठीक है, रेड डाटा लिस्ट। ये रेड डाटा लिस्ट पब्लिश करता है, और ये वाला जो है ना, ये कथन अगर देखोगे वही बोल रहा है कि जीव जाति के लिए ये संक्रामक विशेषज्ञ समूह द्वारा ये जो डाटाबेस कौन सा पोस्ट करता है, तो यही पोस्ट करता है, ध्यान रखना IUCN ही पोस्ट करता है। अब देखो, अगर इसका राइट आंसर तो ये है। अब देखोगे ना यहाँ पे इसके जितने भी स्टेटमेंट है, इसको भी ध्यान से देखना है, बराबर। चलो, अब दूसरा क्या कह रहा है, UNEP, इसको मिटाएं क्या इधर से, इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं UNEP क्या है। UNEP, जितने भी ऑप्शन आते हैं ना, सबका एनालिसिस किया करो। सबसे पहले तो देखो इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, UNEP का हेडक्वार्टर तो ये है नैरोबी कन्या में, और एक बार ये CAPF में पूछा गया भी क्वेश्चन है, नैरोबी केन्या में है, ठीक है। अब अगर देखोगे ना, इसमें 193 देश, लगभग समझो कि विश्व के सारे देश आ ही गए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है ये नंबर वंबर ध्यान रखना, मैं ऐसे बता दिया ताकि एक दिमाग में अगर रह रहा है तो ठीक है, नहीं याद रह रहा है कोई बात नहीं, नंबर वंबर उतना मत देखो। अब इसका जो काम है ना, संयुक्त अगर इसका फुल फॉर्म पहले देख लो, इसका फुल फॉर्म, उसके बाद काम बताते हैं। इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका पूरा फुल फॉर्म है, ठीक है। अब अगर देखोगे इसका कार्य, तो ये पर्यावरण की स्थिति की निगरानी करता है। क्या क्या करता है इसका अगर कार्य देखोगे तो ये पर्यावरण की स्थिति का निगरानी करता है, ठीक है। और सतत विकास पर्यावरण आयाम को बढ़ावा देता है। मतलब ये पर्यावरण से रिलेटेड जो भी अगर स्टेटमेंट आए ना, तो उसमें लगा देना, क्योंकि इसमें सारा जो भी कार्य है इसका पर्यावरण से संबंधित ही है, तो पर्यावरण से लगा देना, ठीक है, इतना ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी और बचा है स्टेटमेंट, ठीक है, जस्ट वेट। ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन सी देखो क्या बोल रहा है। ऑप्शन सी में द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, चलो इसको देखते हैं ये क्या है। ये जो बॉडी है ना, ये संयुक्त राष्ट्र की, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र का निकाय है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। अब अगर देखोगे ये जो WCED है ना, ये WCED, ये वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, इसे एक और नाम से जानते हैं, इसको एक नाम से और जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद बेटर समझ में आएगा। देखो, इसको एक नाम से जानते हैं कि वुडलैंड
अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को अगर समझ में नहीं आएगा तो इंग्लिश में लिख देते हैं। देखो इसको लैंड कमीशन, ठीक है, इस नाम से ब्रूट लैंड कमीशन के नाम से क्या करते हैं, इसको जानते हैं। अब यहाँ से कभी स्टेटमेंट आ जाए ना कि द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट को और किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना इसको ब्रूट लैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ से ना दो तीन चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो देखो। इस रिपोर्ट ने पहला बार जब वो दिया था ना अपना, जब पहला बार रिपोर्ट पोस्ट किया था, ठीक है, तो ये आयोग की रिपोर्ट आया था 1987 में, ठीक है, 1987 में, और इसका गठन हुआ था 1983 में। रिपोर्ट आया इसके 4 साल बाद 1987 में। तो इस रिपोर्ट में कहा गया था कि हमारा साझा भविष्य। अब अगर कभी स्टेटमेंट ऐसा आ जाए ना कि हमारा साझा भविष्य किसका थीम है, ठीक है, ऐसे करंट अफेयर से रिलेटेड ये थीम वगैरह क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अगर यूपीएससी का दिमाग घुमा तो पूछ लेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में था, तो ऑप्शन में इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ जानकारी होनी चाहिए थी मैंने सब कुछ बता दिया आपको। और अगर ये नहीं होती, ये अगर नहीं याद हो रही है ये थीम, तो छोड़ देना इसको, कोई दिक्कत नहीं, मत याद करना। इतना इंपॉर्टेंट थीम ना करंट अफेयर में जो होता है उसको देख लेना, अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो बराबर ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। फिर है सिंह पुच्छी मकाक, मालावा सिवेट और सांभर हिरन। यहाँ पे यही दे रहा है लायन टेल्ड मकाक। अभी इन सारे जानवर के बारे में देखेंगे, इसके उत्तर तो देखेंगे, लेकिन ये जितने भी जानवर हैं इनके बारे में भी देखेंगे। और ये क्या बोल रहा है, आमतौर पर रात्रिचर या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं। यहाँ पे भी पढ़ लिया करो, ये मोस्ट एक्टिव के बारे में बोल रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस पर बहुत सारा डिबेट है। डिबेट एज द सेंस में कि कोचिंग वाले और यूपीएससी आंसर की के बारे में, क्योंकि कोचिंग वाले का आंसर कुछ और आता है और यूपीएससी इसमें कुछ और आंसर देता है। अगर यूपीएससी के आंसर सेट को देखोगे तो यहाँ पे देखो ये 14 का कितना दे रहा है, ए दे रहा है, ठीक है। और आपको जो भी मैं आंसर बताता हूँ, जो भी आंसर आपको बताता हूँ कि मान लो 5 का बी है, 6 का सी है, तो वो सारे आंसर यहीं से मैच होते हैं। वो सारे आंसर को मैं मैच करके ही बताता हूँ। अगर एक भी, जैसे कि देखो यहाँ पे ये गलत है, ये एक क्वेश्चन को क्या किया, ये एक क्वेश्चन को ड्रॉप किया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, 99 है। तो यूपीएससी से खुद भी गलती हो जाती है क्वेश्चन। तो ऐसा अगर कभी क्वेश्चन इक्का दुक्का, मुझे तो नहीं लगता है मैं कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत बताता हूँ, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं और जो मैंने सोल्व करे हैं पीवाईक्यू अपने, जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे, तो वो सारे क्वेश्चन का आंसर यहीं से उठाया गया है। तो ऐसा गलत होने की चांस तो नहीं है। अगर हो सकता है मे भी कभी सिंगल क्वेश्चन ऐसा गलत हो जाए, तो मैं भी ह्यूमन हूँ, मैं कोशिश करता हूँ 100% सही हो, गलत कुछ हो ही ना, क्योंकि ये जितने भी है आंसर यही यूपीएससी का ही है। और यूपीएससी अगर देखोगे ये 2023 का है ना, प्रीलिम्स का, ये सारे क्वेश्चन पूछे हैं, एक क्वेश्चन इससे भी गलत हो गए। तो इसी तरह से ना देखोगे बहुत बार यूपीएससी और कोचिंग इंडस्ट्री वाले में विवाद होते रहता है। विवाद मतलब जाके नहीं करता है, यहीं पे करते रहता है कि 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कोचिंग वाले का गलत हो जाता है। वो अगर बोल देता है कि 10 का बी होगा, 5 का सी होगा, और बाद में यूपीएससी का आंसर सीट आता है तो पता चलता है 10 का ये था, ऐसा होने लगता है। तो इसलिए जो भी कोचिंग वाले से मिलाते हो ना आंसर की यूपीएससी के एग्ज़ाम देने के बाद, तो कम से कम 5-10 नंबर का गैप रखा करो। जैसे यहाँ बॉर्डर है तो यहाँ से गैप रखा करो अपने तैयारी जो किए हो उसमें और इसमें, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना तो छोड़ दिया करो, डायरेक्ट इसको लीव कर दिया करो, बिकॉज ऑफ दैट कि कितना जानवर है दुनिया में, बहुत सारे जानवर हैं। और अगर ये मान लो भारत से रिलेटेड पूछे तो भारत में भी बहुत सारे जानवर हैं, और कितने के बारे में याद रखोगे कि ये रात्रिचर में ये स्टार्ट होता है और ये कब सोता है, कब खाता है, कौन से पेड़ पे रहता है। तो ये सब नहीं याद करो, मत करो, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। और पता नहीं इसी पे अगर देखोगे ना तो इसमें से जैसे 3 जानवर दिया है, अब इस 3 जानवर में से ना एक जानवर क्या करता है, शाम को निकलता है, शाम को। अब शाम में तो ना दिन होती है ना रात होती है, तो अब कोचिंग वाले सोच लिया होगा ये दिन का है तो 2 दे दिया है कोचिंग वाले ने, लेकिन यूपीएससी इसका 1 माना है। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है अगर आपको याद है तभी अटेम्प्ट करो, नहीं याद है लीव करो क्वेश्चन को। कोई भी ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता है एग्जाम हॉल में, जिसको याद रहता है वही करता है। अगर यहाँ पे देखोगे, बट अभी हम पढ़ रहे हैं तो सारे क्वेश्चन को देखना जरूरी है। तो यहाँ पे पहला क्या है, सिंह पुच्छी मकाक, ठीक है।
इसको मिटा दें क्या इधर से? सिंह कुछ मकान। ये जो है ना, ये जानवर, ये सबसे पहले देखो ये दिनचर प्राणी है, ठीक है, ये दिनचर प्रजाति से है, दिनचर वाली है। ये दिनचर प्रजाति है और इसके दल में कम से कम ना, जो इसके दल होते हैं जैसे समूह बना के रहता है, तो उसमें 19 से लेके 25-26 तक सदस्य रहते हैं, ठीक है। और ये सिंह पुच्छी मकाक मानव जैसा क्या करता है? मानव जैसा व्यवहार करता है, मानव जैसा व्यवहार करता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे क्या है, मालावट सिवेट, इसके बारे में भी जान लो थोड़ा सा। को मालावेट ये सिवेट, ये माला बार सिवेट जो है, ठीक है, ये पहले देखो ये रात्रिचर पशु है, ये रात्रिचर पशु है। और ये पश्चिमी घाट, कहाँ पे? पश्चिमी घाट पे सॉरी फॉर दैट, पश्चिमी घाट का स्थानीय प्रजाति है। कहाँ का? पश्चिमी घाट का स्थानीय प्रजाति है, ध्यान रखना। और IUCN का कैटेगरी अगर देखोगे, IUCN कैटेगरी में इसको, IUCN कैटेगरी में गंभीर रूप से गंभीर क्रिटिकल इंडेंजर, गंभीर रूप से संकटग्रस्त के श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। इतना चीज क्लियर है। अब एक बचा है सांभर हिरन। तो देखो सांभर हिरन जो है ना, ये शाम के टाइम में निकलता है। अब यहाँ पे सांभर है तो शाम से ऐसा कुछ रिलेट कर लो। और यहाँ पे क्या बोल रहा था ये पढ़ो यहाँ पे, रात्रिचर्या सूर्यास्त के बाद। तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, मैंने गूगल पे जो सर्च किया, बहुत सारे वेबसाइट को देखा, तो ये है और ये है, और ये जो बोल रहा है ना कि ये रात्रिचर, तो ये है आपका रात्रिचर। और जबकि यूपीएससी ने इसके बारे में केवल एक माना है। अब इसमें सही उसने किसको माना है आई डोंट नो, क्योंकि इसमें अगर गूगल पे बहुत सारे कोचिंग वाले ने वो करवा रखा है, बाकी मैंने ChatGPT का सहारा लिया, तो इस पर यही आ रहा है कि ये जो है ये शाम के टाइम निकलता है और ये सूर्यास्त तो शाम के बाद ही होता है। तो इसका वहाँ पे मिला मुझे ये भी सही, ये भी सही है, मतलब दोनों ना, ये दोनों सही है। लेकिन ये तो दिन में निकलता है, ये कहाँ निकलता है? दिन में, दिनचर प्राणी है, तो ये तो ऑलरेडी गलत है, ये तो होगा नहीं। और वही पूछ रहा है कि इसमें कितने, मतलब आमतौर पे कितने सूर्यास्त के बाद सक्रिय होते हैं, तो ये दोनों होते हैं। लेकिन यूपीएससी इस वाले कथन को माना है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, यूपीएससी ने सिर्फ इसको माना है। आपको मैंने आंसर शीट भी दिखा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ध्यान से पहले पढ़ो क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य, बैगल डांस, ये बोल रहा है, बैगल डांस के बारे में बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म बैगल डांस। अभी पहले ये देखो बैगल डांस कौन सा प्राणी करता है, ठीक है, जो बोल रहा है ना बैगल डांस के बारे में। देखो बैगल डांस ये मधुमक्खी करता है। कौन करता है? मधुमक्खी। मधुमक्खी को देखोगे तो अपने छाता के पास ना ऐसा बहुत तेजी तेजी से वो घूमते रहता है। तो बैगल डांस ध्यान रखना कौन करता है? मधुमक्खी। ये मधुमक्खियाँ अपने छत्ते के आसपास ना करते रहती है, ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यही बैगल डांस के बारे में बोल रहा था, जिससे कि ये दूरी इंगित करता है मधुमक्खी कि कहाँ पे उसको फूल मिल रहा है, कहाँ से उसको भोजन लाना है। तो ये सब यही डांस करके अपने साथी को भी अपने साथ लेके जाता है। और क्या बोलता है वो, दिशा दोलन नृत्य करते हुए दिशा बताते। तो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसमें तो ऐसा कुछ एनालिसिस करने वाला है ही नहीं, तो इसमें एनालिसिस क्या करेंगे, बैगल डांस के बारे में बोल रहा था, इसका राइट आंसर हनी बीज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा टेक्निक लगाओ, टेक्निक एज द सेंस में कि देखो यहाँ पे ना ये क्या है, कुछ 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 और कुछ।
जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, ठीक है, कभी भी देखना, सॉरी फॉर दैट, तो हमेशा ये जो कुछ कुछ आ रहा है ना, कुछ कुछ, एक बात बताओ, ये पिछले लेक्चर में भी सिखाए थे कि दुनिया में बहुत सारा चीज़ या बहुत सारा चीज़, और उसमें से कुछ ना कुछ होने की संभावना हमेशा रहती है। अब जैसे ये बोल रहा है ना कि कुछ छत्रक, मतलब अब देखो छत्रक यहाँ पे किसको बोल रहा है, मशरूम को, कुछ मशरूम में औषधीय गुण होता है। तो दुनिया में बताओ बहुत प्रकार के मशरूम होंगे, इंडिया में होंगे, फिर चाइना, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सर हर जगह पे होंगे, ठीक है। उसमें कुछ मशरूम ऐसा होगा जो कि औषधीय गुण वाला होगा। अब ऐसा तो नहीं है एग्जामिनर हर देश गया और हर देश के मशरूम को खोजा, पहले अच्छे से देखा और उसको कहीं भी औषधीय गुण वाला नहीं मिला, ऐसा संभव है? नहीं है ना। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है क्या है, सही है। कैसे सही माने इसको, ये बोल रहा है कुछ मशरूम, तो दुनिया में इतने प्रकार के मशरूम होंगे, किसी में थोड़ा सा भी औषधीय गुण तो हो ही सकता है ना, तो ये हो जाएगा राइट। फिर ये क्या बोल रहा है, कुछ मशरूम के बारे में ये बोल रहा है, यह मन प्रभावी गुण होते हैं इसमें, मतलब इसमें क्या होता है, मन प्रभावी गुण, जिसके लिए एग्जामिनर है साइको एक्टिव गुण के बारे में पूछ रहा है। तो देखो अभी फिर से बोल, दुनिया में कोई मशरूम तो ऐसा होगा जिसमें थोड़ा सा भी 0.1% भी साइको एक्टिव गुण पाया जाता होगा। तो ये भी क्वेश्चन क्या, ये कथन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर बोल रहा है कुछ मशरूम के बारे में छत्रकों में कीटनाशी गुण होते हैं, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा ये भी। ओके, अब देखो फिर ये भी राइट कर देना क्योंकि यहाँ भी कुछ है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर तो आप लोग को तुरंत पता चल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आए तो तुरंत एकदम डी, ठीक है। इसमें देरी ही मत करना कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर डी, सभी चार। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ये क्या बोल रहा है, भारतीय गिलहरी के बारे में बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे बोल रहा है कौन सा सही है। ये बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलो देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है वो भूमि में बिल बनाकर अपना नीड का निर्माण करता है, दे आर बिल्ड नीड्स बाय मेकिंग burrows इन द ग्राउंड। अच्छा देखते हैं फिर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है वो अपने भोज्य पदार्थ जैसे दृढ़ फल, मतलब नट के बारे में बोल रहा है, और बीज को भूमि के अंदर जमा करता है। ओके, ये भी देखते हैं। अब यहाँ पे देखो वो क्या होते हैं, सार्वभक्षी होते हैं, सार्वभक्षी। ये बोल रहा है गिलहरी के बारे में। अभी आप लोग बताओ, कोई भी बच्चा गिलहरी के बारे में इतना डीप पढ़ के जाएगा ही नहीं, गिलहरी के बारे में इतना डीप पढ़ के नहीं जाएगा। तो जब भी इस प्रकार का उलझुलूल क्वेश्चन आ जाए, इसको क्या बोलोगे, उलझुलूल क्वेश्चन, तो इसको क्या करना है, लीव करना है। ऐसे क्वेश्चन बना के खुद का भी नुकसान करोगे, अगर गलती से तुक्का लगाओगे कहीं पे गलत लग गया, इससे अच्छा है पॉलिटी करो, ज्योग्राफी करो, उधर कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब क्या ये गिलहरी के बारे में, कितना गिलहरी को खुद पता नहीं होगा एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन बना दिया बकवास सा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन को ना लीव कर देना। लेकिन अभी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे जानना जरूरी है। अगर देखोगे गिलहरी के बारे में, तो भारत के ये गिलहरी कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो भारतीय गिलहरी बिंद, कहाँ पे, बिंद क्षेत्र। ऐसे तो पाया पूरा भारत में ही जाता है, पूरा भारत में, लेकिन बिंद क्षेत्र में देखोगे, बिंद क्षेत्र और पहाड़ी एरिया जो होते हैं, जैसे श्रीलंका भी हो गया, श्रीलंका में भी पाए जाते हैं, और उष्णकटिबंधीय सूखे घास के मैदान, ठीक है, वर्षावन वगैरह में भी पाए जाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करोगे, तो ये जो है ये बिल बना के भी रहते हैं, गिलहरी क्या करते हैं, कभी कभी बिल बना के रहते हैं। बाकी ये पेड़ पे भी रहते हैं। जो बच्चे गांव से हो, तो गांव वाले बच्चे को अच्छे से पता होगा कि वो बच्चे देखे होंगे, डेली देखते होंगे बगीचे वगैरह में कि गिलहरी पेड़ पे भी रहता है और बिल बना के भी रहता है, ठीक है। और ये करता क्या है, ये ऐसे तो अकेले रहता है, गिलहरी अकेला रहता है, और जैसे इसका प्रजनन का टाइम होता है, फिर जैसे ये मेल और फीमेल केवल प्रजनन के टाइम में मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि पूछ लिया अब तो ऐसा क्वेश्चन, तो थोड़ा थोड़ा अदर चीज़ भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो गिलहरी हमेशा क्या रहता है, अकेला रहता है, और मीटिंग के टाइम पे ये मेल फीमेल दोनों साथ रहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड का निर्माण करते हैं, दे बिल्ड नेस्ट्स बाय मेकिंग burrows इन द ग्राउंड। बिल्कुल सही है ये, राइट आंसर। अब दूसरा कथन क्या कह रहा है, दे स्टोर देयर फूड्स मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड। वे अपने भोज्य पदार्थ जैसे ड्रिड फल, नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती है। तो ये भी राइट है। सॉरी फॉर दैट, माइक लगाना ही मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, अब भी आवाज़ बड़ा बड़ा रही होगी। और फिर ये क्या बोल रहा है, दे आर ओमनिवोरस। अब ये सर्वहारी जो होते हैं, तो गिलहरी सर्वहारी भी होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सभी तीन, ऑल थ्री इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन से क्या कुछ सीखा आपने कि गिलहरी जो होते हैं
अपने पूरे टाइम में क्या होते हैं, अकेले रहते हैं, लेकिन मीटिंग टाइम पे मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं। इससे ज़्यादा ये जो स्टेटमेंट है इसी को ध्यान रख लेना, क्योंकि यूपीएससी जब भी पूछेगा ना करंट अफेयर में जो रहेगा चर्चा में उसी के बारे में पूछेगा। और ऐसा उलझुल क्वेश्चन आए ध्यान ना हो तो छोड़ भी देना, कोई ये नहीं है इस क्वेश्चन को करना ही करना है, ठीक है। चलो बहुत सारे क्वेश्चन है करने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब बताओ इस क्वेश्चन का ना उत्तर जो भी बच्चे देख रहे हो आप लोग खुद देना, ठीक है। इधर देखो सम सम सम, यहाँ पे सम सूक्ष्म जीव के बारे में बोल रहा है, कुछ सूक्ष्म जीव, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग खुद से बताना। कुछ कुछ क्वेश्चन ना आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। और ऐसे में ये सारे सूक्ष्म जीव का नाम वाम याद रखना जरूरी नहीं है, आप वैज्ञानिक नहीं, वैज्ञानिक का एग्जाम नहीं दे रहे हो या फिर वैज्ञानिक के जैसे वो वाला पढ़ाई नहीं करना। यहाँ पे देखो कुछ आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं और कुछ आ रहे हैं, अभी जस्ट ऊपर बताए थे कुछ के लिए क्या करोगे, उसी तरह यहाँ पे देखोगे ये सब, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो भी पढ़ रहे हो कमेंट में देना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खींचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। अच्छा, तो इसका पहले देखो राइट आंसर हो जाएगा ओरंगुटून, ओरंगुटून इज राइट आंसर। अब देखो ये ओरंगुटून के बारे में अगर थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा बता दूँ तो ये रहता कहाँ है पहले यही देख लो, ये बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षावन का मूल निवासी है, ठीक है। बोर्नियो और सुमात्रा वर्षावन के क्या है, मूल निवासी। ये मार कर को क्या हो जाता है, जस्ट वेट। ठीक है, और इसका ना एक चीज़ और ध्यान रखना इससे रिलेटेड कि ये जो ओरंगटून है अपने चेहरे को पोंछने के लिए पत्तियों का उपयोग करता है। जब पूछ रहा है ना यूपीएससी तो कुछ भी पूछ सकता है, चेहरे को पोंछने के लिए किसका प्रयोग करता है, पत्तियों का। जैसे आदमी के पास क्या होता है, रुमाल होता है, तो इसका रुमाल क्या है, पत्ती है। ध्यान रखना कि ये आदमी की तरह ना थोड़ा थोड़ा बिहेव करता है और ये बेहद बुद्धिमान होता है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान। ये ओरंगटून जो है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है। एक बार तो अभी कुछ दिन पहले लेक्चर ये वीडियो भी आया था शायद यूट्यूब पे इंडोनेशिया से, कि एक ओरंगटून था और उसको घाव हो गया था, तो वो फिर पत्ते को चबा चबा के, उसको पता था कि इस जंगल में इस वाले पेड़ पे ना इस वाले घाव की ये जड़ी मिलती है, तो वो जाता था डेली यहाँ से ये तोड़ता था और अपने घाव पे चबा के इसको लगता था, फिर वो घाव ठीक हो गया। तो इतना वो होशियार होता है ओरंगटून, समझ गए। तो चलो इस क्वेश्चन से क्या सीखा, इतना कुछ सीखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखो ये इन्वायरमेंट की क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई एनालिसिस का गुंजाइश है नहीं, क्योंकि एनालिसिस ये करंट अफेयर से उठा के डालता है, ठीक है। तो एनालिसिस यहाँ पे क्या करोगे करके, कोई उतना ज़रूरी नहीं है इधर एनालिसिस, जहाँ पे ज़रूरी होगा मैं खुद करवा दूंगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, एरोसोल, फोम एजेंट, अग्नि मंदक और स्नेहक के बारे में बोल रहा है। और यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कितने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग होते हैं। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कहीं पे जैसे कुछ आता है कुछ, तो उसमें क्या करो कि पूरे दुनिया में देखो कुछ तो हो ही जाएगा ना कहीं पे, उसी तरह से अगर कुछ भी बन रहा है तो आप हर चीज़ को पढ़ने तो नहीं बैठोगे कि अच्छा ये चीज़ बन रहा है इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होगा, इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ना जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसमें क्या करो, डी लगा दिया करो, आंख बंद करके डी लगा दिया करो। अब हो सकता है आपने 10 क्वेश्चन लगाया ऐसे डी डी डी, हो सकता है उसमें 3 गलत हो जाए, लेकिन आपका एग्जैक्ट 7 सही हो जाएगा, इतना इसका एक्यूरेसी रेशियो रहता है, ठीक है। तो ऐसा कर लिया करो, ठीक। चलो आज के क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।